हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, एचआई, वीआई और एमडी सभी ट्रेड के कॉमन कोर्स फर्स्ट की, यानी कि कॉमन पेपर जो है आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता का परिचय, जो कि आपका ये डीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। इसमें आज हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये पूरा पेपर आपका सॉल्व है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सभी 6 पेपरों के चाहे एचआई हो, वीआई हो, आईडीडी हो, तीनों ट्रेड के आप लोगों को यहाँ से सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में जो हमारा पार्ट ए आता है ये कितने नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक नंबर का होता है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 3 मार्क्स के हैं। तो कभी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या फिर आपके 10 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोगों को कहीं भी समस्या आ रही हो तो आप लोग वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट ए की। इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि NIMHR किस राज्य में स्थित है। तो NIHMR ये हमें देखना है कि किस राज्य में ये स्थित है। तो NIMHR इस तरीके से आपको लिखा ये मिलेगा। हाँ, देख सकते हैं आप दूसरे क्वेश्चन में ये आपके लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे आपके जैसे हिंदी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके, वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आपके जो तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है, ये आपके तीनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि हीमोफीलिया एक प्रकार है। तो हीमोफीलिया जो है वो क्या है आपका, क्या वो मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस, या फिर वो रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर, या फिर बहुत दिव्यांगता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, या फिर इनमें में से कोई भी नहीं है। तो नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ये जानते ही है कि हीमोफीलिया जो है वो आपका ब्लड डिसऑर्डर से कनेक्ट है, यानी कि आपका रक्त विकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 3 की कि हल्की बौद्धिक दिव्यांगता की IQ रेंज क्या होती है। तो यहाँ पे हल्की जो बौद्धिक दिव्यांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका IQ रेंज क्या होगा। तो इसका IQ रेंज क्या वो 35 से 49 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 0 से 20 होगा, ऑप्शन नंबर सी 50 से 70 होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या 50 से 75 होगा। तो यहाँ पे जो सामान्य रेंज के होते हैं या कह लीजिए माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, तो माइल्ड कैटेगरी वाले जो आपके होते हैं वो आपके 50 से 70 के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों आपके एक नंबर के हैं। आपको इससे संबंधित ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी लगभग 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। इसी चैनल पे आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे मिल जाएगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है, तो इसको आप लोग देख लें। ट्रू फॉल्स के रूप में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल्स असामान्यता के कारण होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल्स के असामान्य हो जाने के कारण ही होता है। दूसरा है हमारा कि नवजात शिशु का सामान्य वजन 1.5 किलोग्राम होता है, यानी कि 1.5 kg। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये 1.5 kg नहीं होता है। आप जानते हैं 2.5 से 3 kg तक बच्चे जन्म के समय
उनका जो वजन होता है वो 2.5 से 3 kg के बीच होता है। तो यहाँ पे 1.5 kg दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हम मानेंगे। यहाँ पे जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो वो इसका इंग्लिश भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर के, जो कि आपको एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो निम्नलिखित को मिलान करना है, तो कौन कहाँ से पे स्थित है ये चीज़ें हमें जाननी है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपका जो RCI है वो आपका कहाँ स्थित है, तो थोड़ा छोटा कर दें ताकि पूरा दिखाई दे आपको। ये देख सकते हैं आप कि RCI जो है ये एक्ट आपका कब आया था, तो ये एक्ट आपका 1992 में आया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पहले का RCI का आपका डी हो जाएगा, और उसके बाद NILD जो है ये आपका कोलकाता में है। मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी ये सारी चीज़ें भेजी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर RPWD एक्ट कब आया था, तो ये आप जानते हैं 2016 में आया था। और ISLRTC ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपका यहाँ से मिलान हो जाता है। तो पहले का आपका D होगा, दूसरे का आपका A होगा, तीसरे का आपका B हो जाएगा, और चौथे का आपका C हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें पार्ट नंबर B की, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो पार्ट B पे चलेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में ही देना है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का होगा यहाँ पे, यानी कि 2 नंबर के होंगे आपके। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 10 नंबर के आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, तो 2 क्वेश्चन के बजाय यहाँ 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसमें से 2 करना रहेगा। तो हम देखते हैं अगर 5 आ रहा तो हम 5 करेंगे। तो पहला हाँ, लेकिन पेपर हम आपको वहाँ पे 2 ही करने हैं। यहाँ मैं आपको 5 सॉल्व कराऊंगी। तो 5 इसलिए सॉल्व कराऊंगी कि इसमें से कोई भी आ सकता है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसका पार्ट B का ये है कि टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्तियों को टीकों के माध्यम से संक्रमण से बचाया जाता है, जो कि शरीर में जाकर के रोगजनक जो होते हैं क्षमताएं उनको ये विकसित कर देता है, और वो मुकाबला करने के लिए तत्पर होते हैं। जो प्रतिरक्षी प्रक्रिया होती है शरीर में, उस चीज़ को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि क्षति क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं, तो जो इम्पेयरमेंट उसे कहते हैं जिसमें शारीरिक संरचना में अगर किसी भी प्रकार की हानि हो या उसमें क्षति पाई जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है। चाहे वो अस्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति या बालक में उसके शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार की हानि का पाया जाना ही क्या कहलाता है, क्षति कहलाता है, इम्पेयरमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि मानसिक रोग क्या है। तो मेंटल इलनेस किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे जानना है। तो मानसिक रोग में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जो मनोदशा, सोच और व्यवहार को ये प्रभावित करती है, जिसमें आपके अवसाद, चिंता विकार, सिंक्रोफ्रेनेरिया और इसमें बहुत कुछ शामिल होते हैं जो कि मेंटल इलनेस का कारण बनते हैं। तो ये मेंटल इलनेस वाला आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में उसमें भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्रोमोसोम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA और प्रोटीन से बने एक धागे के संरचना के रूप में होते हैं, जो कि अधिकांश जीवित कोशिकाओं की नाभि में ही पाया जाता है, जो जीन के रूप में आनुवंशिक जानकारी ले जाती है। यानी कि जो आनुवंशिक यहाँ पे भूमिका निभाती है वो किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके पार्ट B में दिया गया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि होता है। तो ये आपके आखिरी क्वेश्चन है पार्ट B के,
कि बहुदिव्यांगता को यहाँ पे परिभाषित करें, तो बहुदिव्यांगता वह होती है जिसमें दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ शामिल होती हैं किसी व्यक्ति या बालक में, चाहे वो उनका शारीरिक रूप से अक्षम हो बालक हो, चाहे वो संवेदी हो, या फिर उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, या फिर वो मेंटल इलनेस संबंधी समस्या हो उसमें, या वो बच्चा सुन ना पाता हो, देख ना पाता हो। तो ऐसी अगर समस्याएं उसमें देखने को मिल रही हैं और दो या दो से अधिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं एक साथ उस बच्चे में, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी। यानी कि किसी बच्चे में श्रवण अक्षमता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो और लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो, तो वो आपका बहुदिव्यांगता में आएगा, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। आगे हम बात करेंगे पार्ट सी की, जो कि आपका पार्ट सी है। ये आपके 3 अंक का रहेगा और 3 अंक में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कौन सा है, और ये 12 नंबर के यानी कि 4 नंबर के आपके प्रत्येक प्रश्न होंगे, और 3 अंक के होंगे और 4 प्रश्न आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि विशिष्ट सीखने की क्षमता का वर्णन करें। तो विशिष्ट सीखने की क्षमता का वर्णन हम आपको कराते हैं, यहाँ आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कि उत्तर में ये कुछ लिखा है, ये पूरी बुक है और उस बुक से में सारी चीज़ें बाद में डिफाइन की गई हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान नहीं देना। विशिष्ट सीखने की क्षमता क्या है ये हम आपको उस टॉपिक पे लेके जाएंगे और वहाँ से आपको समझाएंगे। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन है इसके आंसर की। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि विशिष्ट सीखने की क्षमताओं की क्षमता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विशिष्ट अधिगम क्षमता होता है उसको SLD बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो दिव्यांगता होता है एक तरीके से विकारों का पूरा समूह होता है, जो कह लीजिए कि बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि वो बच्चे लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उनमें चलने की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत आती है, भ्रम संबंधी समस्या होती है उनमें। तो ऐसे अगर विकार देखने को आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके किसके अंतर्गत आता है, वो आपके SLD के अंतर्गत आता है। अगर हम केवल SLD की बात करें तो SLD का मतलब ये होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या बालक का सीखने से संबंधित उसके विकार पाया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ वो सीखने में समर्थ नहीं होता है। वो पढ़ने से भी संबंधित उसमें दिव्यांगताएं देखने को मिलती है, और उसमें लिखने से भी संबंधित, गणितीय कैलकुलेट करने में, और उसमें चलने से संबंधित, और बुलिमिया यानी कि खाने से संबंधित। तो इस तरीके से पूरा वो एक विकार का समूह वो माना जाता है। लगभग इसमें 8 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, डिसअफेजिया, अफेजिया, बुलिमिया, ये सारी चीज़ें इसमें आपके पार्ट वाइज हैं, जो अधिगम क्षमता के प्रकार हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं और सभी का अलग अलग होता है, सब में अलग अलग तरीके की क्षमताएं देखी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने गति के समन्वय पे भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से ये प्रभावित होते हैं, और ये विकार व्यक्ति के लिए आंतरिक भी होता है। माना जाता है कि ये केंद्रीय तंत्रिका की शिथिलता के कारण भी होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है अच्छे से अगर कार्य नहीं कर रहा है, स्थिर पड़ गया है, तो भी वो जीवन भर कहीं ना कहीं इस समस्या से ग्रस्त रहता है। और SLD के सामान्य प्रकारों में आपके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्थीमिया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। 4 इसके मुख्य आपके प्रकार में देखने को आपको मिलेगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्थीमिया। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है आपके विशिष्ट सीखने की क्षमता की परिभाषा से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है। तो बेंचमार्क दिव्यांगता हम देखेंगे कि क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे।
ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंचमार्क दिव्यांगता। लगभग 2-3 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होती है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD एक्ट 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की ये रक्षा करता है। भारत में जो प्राथमिक कानूनी ढांचा था ये RPWD एक्ट को माना जाता है। यह बेंचमार्क दिव्यांगता को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कि दिव्यांगता उनमें 40% तक दिखाई दे, या फिर कह लीजिए कि 40% की दिव्यांगता जो व्यक्ति रखता है वही बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यानी कि जो जांचकर्ता होते हैं या फिर जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो जब इस क्राइटेरिया को निर्धारित करते हैं कि इस व्यक्ति या बालक में 40% की दिव्यांगता है, तो फिर उसी चीज़ को मान करके तभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है और उसको बेंचमार्क की दिव्यांगता की 21वीं श्रेणी में रखा भी जाता है, जिसमें अंधापन, कम दृष्टि वाले या कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति या फिर श्रवण दोष, चलने फिरने वाले में अक्षम यानी कि लोकोमोटर, या फिर बौनापन, डॉर्फिज्म, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर मेंटल इलनेस या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी और मांसपेशीय दुर्बलता जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो जिनमें होती है, या फिर SLD मल्टीपल स्क्लेरोसिस और भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगता और थाइलेसीमिया, हीमोफीलिया, स्केल सेल डिजीज और भी कई जो दिव्यांगताएं हैं, जैसे एसिड अटैक से भी जो पीड़ित होते हैं या जो पार्किंसंस रोग वाले व्यक्ति होते हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और इन सभी बच्चों या व्यक्तियों में अगर वो 40% की दिव्यांगता दिख रही है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत। ये अधिनियम जो है ये शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों व सेवाओं तक सभी के पहुंच को निर्धारित करती है और उनके अधिकारों को ये प्राप्त कराती है। तो ये आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा थी, जो कि ये कहता है कि किसी चिकित्सक के माध्यम से या डॉक्टर के माध्यम से 40% की दिव्यांगता यदि बच्चे में परिलक्षित हो रही है, मतलब दिखाई दे रही है, तो उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगी और वो 21वीं श्रेणी में रखा जाएगा। दिव्यांगता की 21 जो श्रेणी है उसमें उसको शामिल किया जाएगा, जिसमें आपके ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और मल्टीपल इलनेस है, मल्टीपल जो आपके डिसेबिलिटी है, और इसमें आपके मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी दिव्यांगताओं के रूप में, और इसमें अगर आपको 40% दिख रहा है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेंचमार्क दिव्यांगता के बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केस हिस्ट्री क्या है। केस हिस्ट्री के बारे में लिखें, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वाणी विकार से आप क्या समझते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आपका कि पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका। और छठा क्वेश्चन है आपका कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की भूमिका का वर्णन करें। तो ये सभी 6 क्वेश्चन हम यहाँ से देखने वाले हैं ताकि हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी इसका लाभ मिल सके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि केस हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन केस हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दिव्यांगता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो केस हिस्ट्री जो होता है वो किसी व्यक्ति की दिव्यांगता से संबंधित चिकित्सा और सामाजिक इतिहास का विस्तृत पूरा विवरण होता है। और ये इतिहास जो होता है ये व्यक्ति की पृष्ठभूमि को भी इसमें शामिल करता है, जिसमें दिव्यांगता की शुरुआत और प्रगति, प्राप्त चिकित्सा हस्तक्षेप और उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय कारक इसमें शामिल होते हैं। यानी कि जिस भी क्षेत्र में वो रह रहा होता है वहाँ पे वो कैसे डेवलप हो रहा है, वहाँ की पूरा जो सामाजिक परिवेश है वो सामाजिक परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है और चिकित्सीय हस्तक्षेप कैसा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो केस हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो जन्म के समय सेरेब्रल पॉल्सी से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके विवरण से ये शुरू होती है, जिसमें मांसपेशियों में अक्सर देखते हैं आप अकड़न पाया जाता है और मोटर चुनौतियां यानी कि चलने फिरने में उनको दिक्कत आती है। ऐसे लक्षण कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रहे होते हैं। इसके बाद इसमें जो व्यक्ति के विकासात्मक उपलब्धियां होती हैं या असफलताएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को भी लेकर के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और सर्जिकल हस्तक्षेप सहित चिकित्सा मूल्यांकन जो किया जाता है या उपचार की रूपरेखा तैयार होती है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना, सब कुछ उसके पिछले सारे जीवन के बारे में आपको जानना होता है कि वो चिकित्सा उसको कैसी मिली, उसको वातावरण कैसा मिला, उसका सामाजिक जीवन कैसा था और उसमें दिक्कत क्या क्या थी और शुरू कैसे हुआ और हस्तक्षेप कैसे हुए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और बात करें आगे, तो केस हिस्ट्री जो होता है वो व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं बनाने में, दिव्यांगता के व्यापक प्रभावों को समझने में और पुनर्वास के लिए इसमें सभी जो बच्चे या व्यक्ति होते हैं उनको ये बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ऐसी दिव्यांगताओं की बहुमुखी प्रगति को यहाँ पे उजागर किया जाता है, जिसमें चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो सारे आयाम होते हैं, पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये आपका केस हिस्ट्री हुआ जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरा हमारा पूछा गया है क्वेश्चन कि स्पीच डिसऑर्डर क्या है, वाणी विकार। तो हम इसको जानेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है आपका। तो हम इसके बारे में आप जानेंगे और ये आपके उत्तर जो मिलेगा 45 संख्या पेज पे मिलेगा। तो चलिए हम उस पर जाते हैं और वाणी विकार के बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पीच डिसऑर्डर। तो भाषण और भाषा संबंधी विकारों में भाषण ध्वनियों को सही तरीके से बनाने में कठिनाई या आवाज़ या प्रवाह के साथ समस्याएं जो शामिल होती हैं, जैसे कि हकलाना, तुतलाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि भाषा को स्पष्ट रूप से प्रवाह नहीं होने देती हैं, प्रवाह होने में उनके कठिनाई होती है। तो भाषा संबंधी विकारों में दूसरों को समझने में भी परेशानी होती है, यानी कि ग्रहणशील करने में भी समस्या होती है, या विचारों और भावनाओं को साझा करने में भी परेशानी होती है। अर्थात आप अपने विचार को किसी दूसरे के सामने आप रख भी नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एवं सामान्य कारणों में अगर हम देखें तो इसमें विकास संबंधी देरी देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम भी होता है, वह आनुवांशिक स्थितियां भी इसमें, आपके जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसमें शामिल होती हैं, वह मस्तिष्क की चोट भी होती है और नर्वस सिस्टम संबंधी इसमें आपके गड़बड़ी भी पाई जाती है और सुनने की क्षमता में भी कमी जो है वो भी इसमें शामिल होता है, जो कि प्रभावी प्रबंधन के लिए भाषा रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा ये प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप की प्रक्रिया में लाया जाता है कि अगर इस बच्चे को ऐसी सारी दिक्कतें हो रही हैं, वो बच्चा अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा, दूसरे के भावनाओं को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, अपने भाषा को वो धारा प्रवाह के साथ में कह नहीं पा रहा है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भाषा रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको प्रारंभिक निदान अपनाते हुए हस्तक्षेप की प्रक्रिया में लाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बच्चे के स्पीच डिसऑर्डर को रोका जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आप देख सकते हैं 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका लिखिए। तो पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका क्या है ये हम जानेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो भूमिका होती है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य रणनीतियाँ इसमें बनाता है, विभिन्न प्रकार की टेक्निक उसके पास होती है और बहुत सारी क्षमताओं का वो निर्माण करता है और अपने ध्यान के माध्यम से जो दिव्यांगता पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है
तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO करता है। और WHO जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है और मानक उसका एक तय करता है, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उसमें उनको शामिल करके उनके लिए काफ़ी मानक दिशा निर्देश, ये सारी चीज़ की व्यवस्था होती है और उनको वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो उनको दिया जाता है और पुनर्वास सेवाओं तक उनकी पहुंच को भी वहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही ये नीतियाँ और प्रथाएं भी बनाई जाती हैं जो कि उनके लिए एक डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के माध्यम से उस बच्चे या व्यक्ति को स्वास्थ्य की सभी सेवाएं और पुनर्वास की सभी सेवाएं उसको या फिर उसकी आवश्यकता अनुसार उसको उपकरण दिए जाते हैं। WHO क्या है? ये दिव्यांगता संबंधी जो विचार हैं उसको स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने और समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को ये बढ़ावा देने के लिए सरकारों व अन्य हितधारकों के साथ में ये सहयोग करता है। तो ये आपका क्या था प्रश्न कि पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका क्या होती है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। अगर इससे संबंधित ये क्वेश्चन आ जाए कि दिव्यांगता पुनर्वास में WHO की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो भी आप इस चीज़ को पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे हमें मानव संसाधन की भूमिका के बारे में जानना है। ये हमारा जो पार्ट सी है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि आपके 3-3 नंबर के होते हैं और ये 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए होते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की जो भूमिका है वो क्या है इसके बारे में। तो मानव संसाधन जो HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा समावेशी और न्यायसंगत कार्यस्थल प्रथाओं को ये सुनिश्चित करके दिव्यांगता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मानव संसाधन विकास है ये उन कौशल कर्मचारियों की भर्ती करता है जो उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हों या कह लीजिए कि जिम्मेदारी को उठा सकें, जो दिव्यांगता के बारे में सहानुभूति भी रखते हों और उनके बारे में जानकारी भी उन्हें हो। ऐसे कर्मचारियों को दिव्यांगता के लिए जागरूकता जैसी जो कार्यक्रम है वो चला करके लोगों को जागरूक करना होता है या कानूनी अनुपालन करना होता है। सहायता और पहुंच के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ पे दिया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मानव संसाधन विकास के द्वारा किया जाता है। मानव संसाधन विकास ये भी सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल की जो नीतियाँ हैं वो दिव्यांगता के कानूनों और विनियमों का ये पालन करता है। जो भी नियम उसमें बनाए जाएं, जो भी उसमें क्राइटेरिया रखी जाए, उस सभी का ये पालन करता है। और अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA एक समावेशी वातावरण को ये बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त जो मानव संसाधन विकास है वो उचित समायोजन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति जो है वो अपनी भूमिकाएं प्रभावी तरीके से निभा सकें। वे समावेश और सम्मान की संस्कृति बनाए रखने पर भी काम करते हैं, जो किसी भी भेदभाव के बिना ही सारी बाधाओं को दूर करते हैं और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स जो है वो न केवल दिव्यांग कर्मचारियों की भलाई और उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि दिव्यांग समुदाय की सेवा करने पर भी संगठन की विविधता और प्रभावशीलता को ये समृद्ध करता है। तो ये आपका मानव संसाधन विकास है जिसके कार्य हैं और ये क्या है इसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो थे ये पार्ट सी के थे जो कि आपको कंप्लीट कराए गए। अब हम बात करेंगे पार्ट डी की। पार्ट डी में आपके कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। पार्ट डी इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होता है और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 7 अंक का होता है, यानी कि 7 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन होगा जो कि 14 नंबर में आपको करने होंगे।
तो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, पहले आप देख लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है और बौद्धिक दिव्यांगता के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी वर्षों में ये पूछा जा रहा है। दूसरा है आपका कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रबंधन की व्याख्या करें, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है दिव्यांगता के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन करें। उसके बाद चौथा है आपका कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या होती है, शीघ्र हस्तक्षेप के विभिन्न मॉडल का वर्णन करें। तो ये आपके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप आपके पास नोट्स ज़रूर होगा, ये चारों क्वेश्चन आप नोट कर लें, इन चारों क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लें। आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो तो आपको करा दिए गए हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको नहीं कराए जा रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको कोशिश करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आधे घंटे का हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है और बौद्धिक दिव्यांगता के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में पूछा गया है। तो आपको और भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा क्या होती है, या बौद्धिक अक्षमता के निवारक उपाय के चरण क्या हैं, या बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, या फिर बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है, बौद्धिक दिव्यांगता के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुल मिलाकर के बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है और इसके प्रकार के बारे में, इसके कारण के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आप जानते ही हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले जो मानसिक विकास होता है वो अक्सर रुक जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। और यह किसी वंशानुक्रम रोग से भी हो सकता है, या किसी बीमारी या फिर सिर पे चोट लगने से होता है। और ये जो डिफिनीशन दिया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट 1927 के अनुसार दिया गया है। दूसरा है आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, AAMR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। 1983 के अनुसार परिभाषा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कि बौद्धिक दिव्यांगता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर में अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में कहीं ना कहीं क्षति देखने को मिलती है, और यह विकास की जो अवधि होती है उसके दौरान ही ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तीसरा है आपका कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन 2002 के अनुसार परिभाषा दी गई है कि जो बौद्धिक दिव्यांगता है एक ऐसी अक्षमता होती है बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी अक्षमता होती है जिसमें जो IQ होता है एवं अनुकूलन जो व्यवहार दोनों यहाँ पे सीमित हो जाते हैं, यानी कि बच्चे का यहाँ पे IQ लेवल भी एक तरीके से रुक जाता है, और जो उसका व्यवहार होता है वो भी यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, और उसमें वैचारिक और सामाजिक व व्यवहारिक कौशल में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। ये जो क्षमता होती है 18 वर्ष की उम्र से पहले सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करें तो मानसिक मंद बच्चों में शारीरिक, दृश्य व श्रव्य समस्याएं भी इनमें पाई जाती हैं। यह मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त स्थिति पर निर्भर करता है, और मस्तिष्क को जितना अधिक नुकसान होगा उतना ही अधिक गंभीर मस्तिष्क एवं सह क्षमता होने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है। मानसिकता से समायोजित कई अन्य क्षमताएं होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वालीनता, ये सभी इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं इत्यादि हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कारण की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केसेस की। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है इसमें एक प्रकार से ये दिव्यांगता जो होती है वो व्यक्ति की मानसिक क्षमता के कमी को दर्शाता है, और
ये सामाजिक, शैक्षणिक और जो पेशेवर जीवन की चुनौतियाँ होती हैं, अर्थात जो जीवन जीने की शैली होती है, उसमें ये काफ़ी बाधाओं का सामना करना होता है इन व्यक्तियों को जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आपके ग्रसित होते हैं। इसमें कई कारण होते हैं, जैसे कि जन्म से होने वाली बौद्धिक दिव्यांगता। यदि किसी बच्चे को जन्म से ही बौद्धिक दिव्यांगता है तो एक तरीके से उसका जो मानसिक जो विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, वो बचपन में ही रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे कई कारण हो सकते हैं। जैसे उस पर गर्भावस्था के दौरान भी उनमें काफ़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी बाधाएं देखने को मिल सकती है, या कुछ उस टाइम पे मतलब बच्चे का प्रसवकालीन जब चल रहा होता है उस टाइम पे जो प्रशिक्षित नर्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या फिर डॉक्टर नहीं हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार बच्चा हो सकता है। दूसरा क्या यहाँ पे कारण हो सकता है कि घातक चोट या दुर्घटनाएं। तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी तेज कोई चोट लग जाए या दुर्घटना हो जाए तो इससे मस्तिष्क में क्षति पहुंचती है, जिसके कारण भी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता देखने को मिलता है। तीसरा कारण होता है कि जीवनायु की सामाजिक व आर्थिक स्थितियाँ, कि जो उस जीवन जीने के दौरान में सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी है, या फिर असहाय है मतलब वो, और उसको एक तरीके से कुपोषण का शिकार है वो बच्चा, तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिगड़ जाएगा और उसको क्षति पहुंचेगा। अगला कारण हो सकता है कि अवसरों की कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे तो कुछ लोगों को उपयोग और अवसरों की कमी के कारण बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता के अवसर की गुणवत्ता और पहुंच की कमी भी इसमें आपके शामिल होती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे जीवन आयु के दौरान होने वाली बीमारियाँ। तो इस टाइम पे अगर कोई बीमारी हो रही है तो उससे भी बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन का शिकार हो जाए, या फिर स्ट्रोक हो जाए, या डिमेंशिया हो जाए उसको, तो ऐसे में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या फिर उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो या हेरिडिटी प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो जेनेटिक प्रॉब्लम या वंशानुगत जिसको बोलते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होता है। सातवां है कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएं। अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को भरपूर, तो भी बच्चे को गर्भकाल में या फिर बचपन में उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर उसे मानसिक तनाव हो रहा हो, तो भी बच्चे को कोई दिमागी बुखार हो या व्यक्तिगत कोई समस्या हो, तो ये कारण भी बनता है कि बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम से वो पीड़ित रहेगा। अब हम इसके उपाय देख लेते हैं। तो जो बौद्धिक अक्षमता होती है एक जीवन भर चलने वाली स्थिति होती है और जो ठीक नहीं हो सकती है, इसीलिए इसकी रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोकथाम के 3 चरण भी इसमें शामिल किए गए हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शियरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक रोकथाम यानी कि प्राइमरी की। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सबसे पहले आनुवांशिक परामर्श दिया जाता है, जिसमें जो शादीशुदा दंपति होते हैं उनको माता पिता बनने से पहले खास तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि माँ किसी भी प्रकार से दवाओं का सेवन न करे, और वो शराब ना पीती हो, मादक पदार्थों का सेवन के साथ साथ अनावश्यक दवाइयों का, गोलियों का वो सेवन ना करती हो, और अपने आप को थोड़ा सा वो चुस्त दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तभी वो फिर अडॉप्ट कर पाती है। तो ऐसे में अगर वो किसी भी समस्या से अगर ग्रस्त है तो बच्चे में जाहिर सी बात है कि उस बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसमें आनुवांशिक परामर्श में। तो इसमें क्या होता है कि जो शादीशुदा दंपति हैं, माता पिता बनने वाले होते हैं, खास तौर पर जिनका एक बच्चा पहले से ही बौद्धिक दिव्यांगता से अगर ग्रस्त है, तो वह अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि भविष्य में होने वाले बच्चों को बौद्धिक दिव्यांगता होने का कितना जोखिम है।
फिर उसके बाद वो संवेदनशील और जो सटीक पेशेवर होते हैं उन्हें भविष्य में होने वाले बच्चे के बारे में जानकारी दे करके सही निर्णय लेने में मदद करती है। ऐसी काउंसलिंग या उन माता पिता को ब्रेन इन्फेक्शन के कारण भी बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बताना इतना सरल भी हो सकता है कि उनके भविष्य में होने वाले बच्चे का इसका खतरा कितना कम है या फिर ज़्यादा है। ये एक तरीके से जेनेटिक कारण होता है या जेनेटिक संदेह के रूप में इसको हम ले सकते हैं। इसी वजह से पहले परीक्षण किया जाता है, बाद में थोड़ा सा जटिल अगर मामला हो रहा है तो जेनेटिक के क्षेत्र में तेज़ी से जो प्रगति हुई है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर जो उस बच्चे में देखने को मिल रहा है उसका पता लगाने के लिए विभिन्न टेक्निक का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इस जड़ को आनुवंशिक भी कहा जाता है। पिछले दशक में ये बनाया गया था जिसका उपयोग अभी इस टाइम पे किया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम के होने से जो पता लगाया गया है कि गर्भावस्था की शुरुआत में माँ का जो ब्लड टेस्ट होता है अगर वो ब्लड टेस्ट भी कराया जाए तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे को कोई समस्या अगर हो रही है तो उस समस्या से निजात पाने का यहाँ पे एक तरीके से सलाह दिया जाता है। अब दूसरा क्या होता है, प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं कि प्रसव पूर्व क्या होता है कि बच्चे को समय समय पे जो हर तिमाह पे इंजेक्शन लगता है वो लगाना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड से यहाँ पे ज़्यादा अगर करवा रहे हैं तो उससे बचना चाहिए, जिससे आनुवंशिक कारण भी बन सकता है कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ जाए। या प्रसव काल हम देखें तो प्रसव काल में क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनमें अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है या फिर इनके आहार में आयोडीन की कमी हो रही है, शराब या फिर निकोटीन या कोकीन सहित हानिकारक पदार्थों का अगर ये सेवन कर रही हैं तो भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आती है। इसलिए इनसे बचना चाहिए ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ना आए। नवजात स्क्रीनिंग से बचना चाहिए। अगला है प्रसवोत्तर यानी कि जन्म के बाद। तो बच्चों के लिए WHO का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल जो आपका टीकाकरण होता है उसको ज़रूर लगवा देना चाहिए। और उसके बाद बचपन में गंभीर दस्त और ब्रेन इन्फेक्शन ये अगर हो रहा है तो शीघ्र इलाज कराना चाहिए। उचित बौद्धिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शैशवावस्था से बच्चों के लिए एक सुरक्षित देखभाल व समृद्ध व उत्तेजक वातावरण प्रदान करना चाहिए। अब हम बात करेंगे द्वितीयक रोकथाम की। तो द्वितीयक रोकथाम क्या होता है कि इसमें द्वितीयक रोकथाम में मान लीजिए प्राथमिक रोकथाम में अगर बच्चे को कोई समस्या आ रही है और वो समस्या कहीं ना कहीं उस पर हस्तक्षेप या निदान की प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई और किसी कारणवश वो दिव्यांगता का रूप ले लिया तो उसको द्वितीयक में क्या किया जाता है कि उसको सही करने के लिए बच्चे को कुछ और चिकित्सा प्रदान किया जाता है, उसको उपकरण प्रदान किया जाता है और उसको फिर ये कहा जाता है कि उससे संबंधित वो कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। फिर हम बात करेंगे तृतीयक रोकथाम की। तो तृतीयक रोकथाम में क्या होता है कि उसमें लास्ट स्टेज यही बचता है कि जो कुछ उसको दिव्यांगता हुई है उसको वो एक्सेप्ट करते हुए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि अपना जीवन यापन उसको करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, वो अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी थी उसके प्रकार थे, उसके कारण थे और उसके निवारण थे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप आगे ये केवल आपके लिए इस लॉन्ग क्वेश्चन एक इसलिए कराया गया है कि आप लोगों को कितने बड़े में लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीज़ें जानकारी दी गई हैं। बाकी आप दूसरा प्रश्न देख लें, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए उसकी व्याख्या करें। ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा विस्तृत। तीसरा क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा कि दिव्यांगता के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन करें, इसको भी जान लीजिएगा। 3 प्रकार में किस प्रकार है
तो 21 में आपको 3 लिखना आसान है कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है और लेप्रोसी क्योर्ड है, उसके बाद मेंटल इलनेस है आपका, मेंटल रिटार्डेशन है आपका और SLD है। ये सारे आपके दिव्यांगता के प्रकार में ही आता है, किसी का भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या होती है। आप जानते हैं जब जिस बच्चे को कोई दिव्यांगता हो रही है तो उसके निदान के लिए हम जो हस्तक्षेप की प्रक्रिया रोकने के लिए करते हैं वही आपका शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है। उसके मॉडल हैं, गृह आधारित मॉडल हैं, केंद्र आधारित मॉडल हैं आपके, और ये 3 मॉडल आपके होते हैं, उसमें तीनों मॉडल आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ में हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सोल्यूशन था ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको पूरा बताया गया कि आपके फर्स्ट पार्ट में आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए, फिर आपके उस थोड़े से बड़े क्वेश्चन आपके पूछे गए जो आपके 3 नंबर के थे और 4 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर उसके बाद आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। वो चारों क्वेश्चन अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बाकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से जुड़ करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।